नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में निवेशकों के सबसे बढ़ते भरोसे को दिखाता है। सीएम आदित्यनाथ ने कारखाने के उद्घाटन के मौके पर कहा कि कारखाने की मौजूदा विनिर्माण क्षमता 2500 इकाई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर सालाना 5000 इकाई किया जाएगा। और कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे समय जब दुनिया वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, इलेक्ट्रिक परिवहन बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह कारखाना राज्य के हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए हिंदुजा परिवार को बधाई देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि यह परियोजना 2017 से राज्य में हुए बदलाव को दिखाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अव्यवस्था के लिए जाने जाने वाले राज्य से बदलकर ऐसा राज्य बन गया है जो क्षमता को नतीजे से बदलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का। यह प्लान मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण पसंद बन चुका है। हमारे पास आज के दिन पर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है। अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल से जुड़े धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 2 हफ्ते से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर रमीजुद्दीन अपने किराए के मकान को खाली करने और लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आया था और इसी दौरान उसे चौक पुलिस ने दबोच लिया। जांच के दौरान सामने आया कि डॉक्टर रमीजुद्दीन हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता था और उनसे फोन पर घंटों बात करता था और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता था। इसके अलावा जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी के माता पिता भी इस मामले में समान भागीदार रहे हैं। एक और महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीजुद्दीन ने उसे जबरन धर्म परिवर्तन और गर्भपात के लिए मजबूर किया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी डॉक्टर बंजारा जाति का है और उसके खिलाफ कार्रवाई के तहत संपत्तियों को जब्त करने का नोटिस उसके लखनऊ स्थित मकान और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिवार से जुड़े अन्य स्थानों पर चिपकाए गए हैं। पुलिस अब पूरी तरह से मामले की जांच कर रही है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है, साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इस में रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन, जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था।
आज 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक अपेक्षा में। मेरठ के सदना के कपसाड़ गांव से अपहृत युवती का दूसरे दिन शुक्रवार को भी सुराग नहीं लग सका और वहीं नामजद आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। दिन भर युवती की मां सुनीता का शव लेकर परिवार घर में ही बैठा रहा। सपा बसपा भीम आर्मी आसपा और नेता कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हंगामा करते रहे। पुलिस ने गाँव और आसपास का इलाका भी छावनी में तब्दील कर दिया। करीब 19 घंटे की जद्दोजहद के बाद पूर्व विधायक संगीत सोम, एसपी देहात अभिजीत कुमार, एसडीएम सिटी की मौजूदगी में पुलिस ने लिखित वादा किया कि 48 घंटे के भीतर रूबी को तलाश कर लिया जाएगा। परिवार के एक सदस्य को स्थानीय चीनी मिल में स्थायी रोजगार दिया जाएगा। 10 लाख रुपए का चेक दिया गया और परिवार के एक सदस्य को शास्त्र लाइसेंस दिलाने का भी भरोसा दिया गया। सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई और इसके बाद रात करीब 7:45 बजे सुनीता का अंतिम संस्कार हो सका। लेकिन अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या के बाद उनकी बेटी रूबी के अपहरण ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ अपहृत बेटी के लिए बिलखता परिवार था तो दूसरी तरफ गांव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी रही। समाजवादी पार्टी अपने संगठन में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव करेगी। कई जिलाध्यक्ष हटाए जाएंगे तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बदलाव होंगे। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह रणनीति तैयार की है। इसके तहत सभी जातियों के नेताओं को संगठन में जगह मिलेगी। सपा अध्यक्ष ने नजदीकी सूत्र ने बताते हैं कि 1/3 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उन नेताओं को मतदाता सूची के एसआईआर समेत सभी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं जिन्हें आगामी चुनाव में टिकट दिया जाना है। एक तरह से सपा नेतृत्व ने टिकट फाइनल करना शुरू कर दिया है ताकि टिकट पाने वालों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ये वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर सकें। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद पार्टी संगठन में आमूलचूल बदलाव दिखेगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जारी मसौदा मतदाता सूची को लेकर लोगों की आपत्तियां और नाम जोड़ने से हो रही देरी में लोगों की शिकायतों का सिलसिला जारी है। विभिन्न जिलों में लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। सीईओ के स्तर से जिलों की समस्या के समाधान के निर्देश भेजे जा रहे हैं। सीईओ कार्यालय की ओर से सभी जिलों के डीएम को तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बुक अ कॉल विद बीएलओ का उपयोग ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम देखने, नाम जुड़वाने और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए करें। बीएलओ 48 घंटे के भीतर खुद मतदाता को फोन कर उसकी समस्या का समाधान कराएगा। प्रदेश में 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद से अब तक 3 दिनों में 34,000 से अधिक लोग मतदाता बनने को फॉर्म 6 भर चुके हैं और वहीं अब तक कुल 16,50,000 से अधिक फॉर्म मतदाता बनने को आ चुके हैं। और वहीं मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए 49,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। आजमगढ़ जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुठभेड़ की घटनाएं तरवा थाना क्षेत्र और देवगांव कोतवाली क्षेत्र में हुई हैं। पुलिस की कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाशों का इलाज कराया जा रहा है। तरवा थाना क्षेत्र में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान गोकशी और गैंगस्टर से जुड़े शातिर आरोपी एकरार को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों आरोपी संगठित गिरोह के रूप में पशु चोरी, वाहन चोरी और गोकशी की घटनाओं को अंजाम देते थे। उनके खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर, रायबरेली समेत अन्य जनपदों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी तरवा के द्वारा आज वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए, जिनको चेकिंग के लिए रोका गया। वो रुके नहीं और बाइक जो है आगे घुमा के लेके जाने लगे। पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में बाइक सवार बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया, जिसके क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो फायर किया उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। इस क्रम में घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है।
बाकी दूसरे अभियुक्त की तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के करगना गांव में आंवला समझकर कनेर की फली खाने से 3 बच्चों की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता चंदौली निवासी अधिवक्ता खालिद वकार आबिद ने प्रशासनिक लापरवाही, जन जागरूकता की कमी और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। जिलाधिकारी को 16 फरवरी 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2026 को आयोग के समक्ष होगी। दरअसल वाराणसी जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के करगना गांव में कनेर की फली का बीज खाने से 2 सगी बहनों 6 साल की हर्षिता, 3 साल की अंशिका और 4 साल की नैन्सी की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही बच्चियों का दाह संस्कार कर दिया और वहीं 24 घंटे में 3 बच्चियों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद थाने की पुलिस ने पीड़ित परिजनों से जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर के बाथरूम में लगे गीजर से गैस लीक हो गई, जिससे नहाते समय 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका 11 साल का भाई गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये हादसा शाहजहांपुर में इलाके में हुआ और पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सलीम के बेटे एयान 11 साल और 4 साल का रेयान दोपहर करीब 2 बजे बाथरूम में नहाने गए थे। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कुछ समय बाद जब दोनों काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो उनकी मां रुखसार ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बच्चों की आवाज न आने पर परिवार और पड़ोसियों को शक हुआ और इसके बाद दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो देखा कि दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। तुरंत दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रेयान की इलाज के दौरान मौत हो गई। रेयान की हालत गंभीर होने पर उसे बरेली के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। स्थानीय थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि बाथरूम में लगे गीजर से जहरीली गैस और धुआं निकल रहा था, जिससे दोनों बच्चों का दम घुट गया और इसी वजह से 4 साल के रेयान की मौत हो गई और उसका भाई अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घर में लगे गीजर की जांच कराई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।